दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना है। शासन का यह नवीन स्वरूप भारत की पूर्ववर्ती राज्य व्यवस्थाओं से भिन्न था। इस काल के शासक एवं उसकी प्रशासनिक व्यवस्था एक ऐसे धर्म पर आधारित थी जो साधारण धर्म से भिन्न था। 320 वर्षों के इस लंबे काल में भारत में मुस्लिमों का शासन व्याप्त था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक उत्तरी भारत के कुछ भागों पर जिन तुर्कों शासकों ने शासन किया है उन्हें फारसी इतिहासकारों ने मुइज़्ज़ी या कुतुबी या शमसी तथा बलबनी वर्गों में बांट दिया गया। आधुनिक लेखकों ने इन्हें पठान, गुलाम वंश, आरंभिक तुर्क सुल्तान, तुर्क, ममलूक और इलवरी वंश इत्यादि से संबोधित किया है। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रथम तीन शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलबन का राजनीतिक जीवन गुलाम के रूप में प्रारंभ हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। बाल्यावस्था में ही एक व्यापारी ने उसे निशापुर ले जाकर एक काजी के पास दास के रूप में बेच दिया। काजी ने उसे अपने पुत्रों के साथ धार्मिक व सैनिक प्रशिक्षण दिया। उसे एक व्यापारी के हाथ बेच दिया गया जो उसे गजनी ले गया। या मोहम्मद गोरी ने उसे खरीद लिया। उसने अपने साहस, उदारता, पौरुष और स्वाभिमान से अपने स्वामी को इतना प्रभावित किया कि उसे सेना के एक भाग का अधिकारी तथा अमीर ए आखूर यानी अस्तबलों का अधिकारी भी नियुक्त किया गया। भारतीय अभियानों में उसने अपने स्वामी की इतनी सेवा की कि 1192 ईस्वी में तराई के दूसरे युद्ध के बाद उसे भारतीय विजयों का प्रबंधक बना दिया गया। चूंकि गोरी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन करने का निमंत्रण दिया। 24 जून 1206 ईस्वी को अपना औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। सिंहासन पर बैठते ही उसे मोहम्मद गोरी के अन्य उत्तराधिकारियों नसरुद्दीन कुबाचा यानी मुल्तान एवं उच्छ का हाकिम तथा ताजुद्दीन यालौद किरमान का गवर्नर के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इन विद्रोहों का ऐबक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर निपटारा किया। उसने ताजुद्दीन यालौद की पुत्री से विवाह किया। नसरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन तथा इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह किया। इस प्रकार कुबाचा तथा यादौल की ओर से विद्रोह का खतरा कम हो गया। पूर्व की ओर ऐबक ने अलीमर्दन खिलजी को बंगाल के इख्तियारुद्दीन के विरुद्ध सहायता दी तथा अलीमर्दन ने ऐबक के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। 1208 ईस्वी में ऐबक ने गौरी के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद महमूद से राजपद यानी छत्र और दारवेश के साथ एक मुक्तिपत्र प्राप्त किया तथा स्वयं को स्वतंत्र सुल्तान घोषित किया।
कुतुबुद्दीन ऐबक कला तथा साहित्य का संरक्षक भी था। विद्वान हसन निजामी तथा खब्र-ए-मुदब्बिर को उसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था। ऐबक को उसकी उदारता व दानशीलता के कारण लाख बख्श कहा गया है। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके कार्य अधूरे छूट गए। आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी। ऐबक अपनी आकस्मिक मृत्यु के कारण किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर पाया था, अतः लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने आराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। दुर्भाग्यवश आराम शाह एक कमजोर व अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और दिल्ली की जनता व कई प्रांतों के शक्तिशाली अध्यक्षों ने उसकी सार्वभौमिकता को मानने से इनकार कर दिया। देश में गृह युद्ध का भय उत्पन्न हो गया था तथा निराकरण के उद्देश्य से बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को निमंत्रण भेजा गया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया और दिल्ली के निकट जूड नामक स्थान पर उसने आराम शाह को पराजित किया। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश के साथ इलबारी यानी शमसी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। यह भी एक दास था तथा अपनी योग्यता के बल पर वह बदायूं का प्रांताध्यक्ष बना और मोहम्मद गोरी के आदेश पर उसे दासता से मुक्ति तथा अमीर उल उमरा की उपाधि मिला। इल्तुतमिश आराम शाह को पराजित करके शमसुद्दीन के नाम से सिंहासन पर बैठा। सुल्तान बनते ही उसने कुतबी तथा मुइज़ी सरदारों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसने अपने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चिहलगामी कहा गया। ताजुद्दीन यलौद ने 1214 ईस्वी में लाहौर पर कुर्बान या चिहलगामी का अधिकार किया। इल्तुतमिश ने उसे तृतीय तराइन के युद्ध में पराजित किया। इल्तुतमिश ने 1217 ईस्वी में नसरुद्दीन कुवाचा को पराजित किया। 1227 ईस्वी में उसे पुनः पूर्ण रूपेण से पराजित किया। कुवाचा की सिंधु नदी में डूबकर मृत्यु हो गई। अपने शासनकाल में इल्तुतमिश को बड़े संकट का सामना करना पड़ा। उसने बड़े बुद्धिमानी से मंगोलों के आक्रमण से स्वयं को बचा लिया। खारिज शाह का पुत्र जलालुद्दीन मघबनी मंगोल नेता चंगेज खां के भय से भारत की ओर भाग और इल्तुतमिश ने बुद्धिमत्ता से उसे संरक्षण देने से मना कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अली मर्दान ने अलाउद्दीन की उपाधि धारण कर स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसके बाद उसका पुत्र हिशाम उद दीन इबाद उत्तराधिकारी बना। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उसके विरुद्ध अभियान भेजा, जिसमें उसने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली, मगर शीघ्र ही विद्रोह कर दिया। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद ने उसे पराजित करके लखनौती पर अधिकार कर लिया। मगर 2 वर्ष बाद नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर वल्का खिलजी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उसे पराजित किया
व बल्का खिलजी मारा गया। इस प्रकार बंगाल एक बार फिर सल्तनत के अधीन हो गया। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर तथा 1227 ईस्वी में परमारो की राजधानी मंदसौर पर अधिकार कर लिया। 1231 ईस्वी में उसने ग्वालियर, 1233 ईस्वी में चंदेलों के विरुद्ध तथा 1234 से 1235 ईस्वी में उज्जैन एवं भीलसा के विरुद्ध अभियानों में सफलता प्राप्त की। ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित कराया। 18वीं फरवरी 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के राजदूत ने दिल्ली आकर उसे मानाभिषेक पत्र यानी मंसूर प्रदान किया। खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। खिलअत प्रांत होने के पश्चात इल्तुतमिश ने नासिर आमीर अल मोमिन की उपाधि धारण की। उसका अंतिम अभियान बामियान के विरुद्ध था, मगर मार्ग में ही वह बीमार हो गया। 29 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसका देहांत हो गया। रूहानी मालिक तमुजुद्दीन रेजाब तथा तबकात ए नासिरी के लेखक मिन्हाज उस सिराज आदि विद्वानों को इल्तुतमिश ने अपने दरबार में छड़ दिया। अबखफी तथा इल्तुतमिश के शासनकाल में जीवामी उल हिकायत की रचना की। महत्वपूर्ण तथ्यों में अलाउद्दीन की भांति मोहम्मद बिन तुगलक भी शासन में किसी वर्ग या व्यक्ति का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर मात्र मालिक तथा सिपा सलाहकार की उपाधि धारण की थी। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के पश्चात अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की व्यवस्था की। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसके सबसे बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठाया गया। उसकी माता शाह तुर्कान मूलतः एक तुर्की दासी थी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य व विलासप्रिय शासक सिद्ध हुआ। शासन कार्यों में उसकी रुचि नहीं थी, अतः शासन कार्य का भार उसने अपनी मां शाह तुर्कान को सौंपा हुआ था। उसके अत्याचारों से चारों ओर विद्रोह अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई। हासी बदायूं लाहौर और प्रांताध्यक्षों ने रुकनुद्दीन की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। सुल्तान व उसकी मां ने रजिया की हत्या करने का भी षड्यंत्र रचा। मुस्लिम सरदारों ने शाह तुर्कान की हत्या कर दी और रुकनुद्दीन फिरोज को भी बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार 6 महीने 7 दिन तक को रुकनुद्दीन शासन का अंत हो गया। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। रजिया दिल्ली के अमीरों तथा जनता के सहयोग से सिंहासन पर बैठी, अतः अन्य तुर्क सरदार जैसे निजामुल मुल्क जुनैदी, मालिक अलाउद्दीन जानी, मालिक सैमुद्दीन कुची, मालिक इजाउद्दीन कबीर खां, अयाज ए मालिक इजाउद्दीन सवार आदि रजिया के प्रबल विरोधी बन गए। सुल्तान की शक्ति एवं सम्मान में वृद्धि करने हेतु रजिया सुल्तान ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। उसने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों जैसी आभूषण यानी वेशभूषा, कुबा या कोट व कुल्हा
या टोपी धारण करना आरंभ कर दिया तथा घुड़सवारी, शिकार तथा अन्य सैन्य संचालन जैसे परिवेश कार्य करने का आरंभ किया। उसने अपने विरोधियों का अंत किया तथा शासन कार्य में रुचि ली। उसने स्वयं अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्ति की। इख्तियारुद्दीन अयलगीत को अमीर ए हाजिब तथा जमालुद्दीन याकूब को अमीर ए आखूर घुड़सवार का प्रधान तथा मालिक हसन गोरी के प्रधान सेनापति नियुक्त किया। रजिया के शासन काल में चहलगामी 40 सरदारों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने आरंभ कर दिए। 1239 ईस्वी में लाहौर मुल्तान के गवर्नर अयाज ने विद्रोह किया जिसे दबा दिया गया। मीर हाजिब एलगीन के नेतृत्व में अन्य तुर्क सरदारों ने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचा तथा भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया से मिलकर विद्रोह कर दिया। 1240 ईस्वी में रजिया ने अल्तूनिया के विरुद्ध कूच किया। पूर्व योजना अनुसार एलगीत ने जमालुद्दीन यकून की हत्या कर दी। रजिया को भी कैद कर लिया गया। रजिया ने अल्तूनिया से मिल जाना अच्छा समझा तथा उसके साथ विवाह कर लिया। इसके से तुर्क सरदार और भी क्रोधित हुए और संभवतः अल्तूनिया का तुरंत ही वध कर दिया गया। जंगल में सोते हुए रजिया को कुछ डाकुओं ने मार डाला।